विद्यार्थियों, आज हम पुनः पाठ 18 के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। इसी के भाग 2 को आज हम फिर से देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखो, अभी तक आपने पढ़ा था कि मूल्य वृद्धि एक अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या स्वरूप है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मूल्य वृद्धि अगर वो लगातार हो रही है तो वो क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी भी मानी जाती है। पर ऐसा संभव बहुत कम होता है कि हर एक वस्तु पर या हर एक चीज़ में कंटिन्यूअस यानी लगातार वृद्धि दिखे। इसीलिए ज़्यादातर समय मूल्य वृद्धि क्या होती है, एक समस्या के रूप में देखी जाती है। तो इसके लिए सरकार कहती है कि मूल्य नियंत्रण जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है मूल्य नियंत्रण किस लिए, क्यों करना चाहिए आखिर मूल्य नियंत्रण। तो उसका यहाँ दिया गया है कि सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर और समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। मूल्य वृद्धि से होने वाले प्रभाव निम्नानुसार समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि क्यों हमें मूल्य वृद्धि जो हो रही है उसको नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो लोगों के जीवन पर लंबे समय तक देखने को आपको मिलता है, जो कि विपरीत प्रभाव है, यानी गलत प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट देखो दिया गया है कि मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता में वृद्धि होती है, आपकी पैसा ज़्यादा होता है। चीज़ वस्तु सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, ये सब क्या है, विषम चक्र ये चलता रहता है। इससे होता क्या है कि जब हर चीज़ में क्या होता है, वृद्धि होती है, तो गरीब और मध्यम परिवार जो होते हैं उनका जीना दुश्वार हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लाभ जो पहुंचता है वो किसको पहुंचता है, अमीर व्यक्ति को पहुंचता है। गरीब व्यक्ति और जो मध्यम परिवार हैं समाज में, उन लोगों के लिए उनकी इनकम इतनी बढ़ती नहीं है, उनकी आय उस तरीके से नहीं बढ़ती है जिस तरीके से मूल्य वृद्धि हो रही है। इसीलिए इनका जीवन और ख़राब होता जाता है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, मूल्य वृद्धि से क्या होता है कि बचत और पूंजी सृजन की दर में कमी आती है। जब मूल्य वृद्धि होती है, पहले आप मान लीजिए कि 10 रुपये में आपकी तनख्वाह थी 20 रुपया, तो आप 5 रुपये में किसी बिस्किट के पैकेट को आप खरीद रहे थे तो आपके पास बचते थे 15 रुपया। अब वहीं वो बिस्किट का पैकेट 5 की जगह 10 में मिलने लगा। ठीक है, और आपकी आय वही रही आपकी 20, तो अब आपके पास बचत कितनी होगी, 10 रुपया बचत होगी। क्योंकि 10 रुपया अब आप किस पे, उस बिस्किट के पैकेट को खरीदने पे लगा रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बचत और पूंजी सृजन की जो दर होती है, पूंजी सृजन मतलब पूंजी उत्पन्न करने की, वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। आवश्यक चीज़ वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं, नए उद्योग धंधे रोजगार अवरुद्ध होते हैं। अब जब मूल्य वृद्धि होती है तो जो आवश्यक चीज़ें हैं, व्यक्ति ज़्यादातर उन वस्तुओं का उत्पादन करता है, बाजार के अनुसार करता है कि जिन वस्तुओं पर उसको लाभ हो। ऐसे में जो आवश्यक वस्तुएं हैं या जो कम पैसे में उपलब्ध होती हैं बाज़ारों में, उनका उत्पादन घटता चला जाता है। ठीक है, बड़े उद्योग धंधे जो हैं उन पर जो है जोर दिया जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, विदेशी पूंजी निवेश घटता है। विदेशों में जो हम पैसा खर्च करते हैं वो भी घट जाता है। देखो यहाँ पर आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से, आयात का मतलब क्या होता है, जब आप दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं। जब हम अधिक मात्रा में दूसरे देशों से खरीद के अपने अंदर लेके आते हैं तो क्या होता है, आंतरिक बचत खर्च होती है। यानी बाहर से बहुत सारी, जैसे चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में आ जाते हैं, उनको बाज़ारों में बेचा जाता है, तो हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं तो वो पैसा किसको जाता है, चाइना के जो लोग हैं उनके पास वो पैसा पहुंचता है, हमारे देश में नहीं पहुंचता। तो ये एक नई समस्या सर्जित हो जाती है, एक नई समस्या है। ठीक है, मूल्य वृद्धि के साथ में ही अलावा देखिए इसके आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवन स्तर गिरता है, गरीब और अधिक गरीब बनता है। ठीक है, ये भी दिया गया है आपको, मैंने बताया कि आवश्यक वस्तुएं जो कम पैसों में उपलब्ध हो जाती हैं बाज़ारों में, जो जैसे आपका क्या है कि नमक हो गया, सब्जी हो गई, या आपके और जो बेसिक जो चीज़ें हर प्रतिदिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन वस्तुओं का उत्पादन जो होता है वो घटता चला जाता है। इसीलिए क्या होता है, लोगों का जीवन स्तर गिर जाता है, यानी खराब होता जाता है, और गरीब व्यक्ति जो है वो और गरीब बनता जाता है। पांचवा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है कि देश में आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन खर्च
बढ़ने से वे महंगी हो जाती हैं। आपको मालूम है कि इनका उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है, जिसमें कच्चा माल चाहिए उनको, ठीक है, मशीनों पे खर्चा अगर उनका बढ़ जाता है तो वो क्या है, वो सभी खर्च इंक्लूड करके उस वस्तु की जो कीमत होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि उत्पादन खर्च जब बढ़ता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होने से, देश के निर्यात में कमी होने से, आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है, आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अब समझिए इस चीज़ को। इसमें देखो दिया गया है कि मान लीजिए आप आप निर्यात किन चीज़ों को करते हैं। निर्यात क्या होता है, निर्यात होता है जब हम अपने देश से दूसरे देश में बेचने जाते हैं, ये कहलाता है निर्यात। और जब हम दूसरे देश से खरीद कर अपने देश में चीज़ें लाते हैं तो वो कहलाता है आपका आयात। अब यहाँ पर क्या है कि हम निर्यात जिन वस्तुओं का कर रहे हैं उनका उत्पादन खर्च बढ़ चुका था तो उनकी कीमत भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बाजार में जो दूसरे देशों से जब हम खरीद कर अपने देश में लाते हैं वो आयातित वस्तुएं कहलाती हैं, और उन आयातित वस्तुओं का हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी अपेक्षा अगर हम देखें तो कीमत क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है किसमें आपका, कि यहाँ पर जो है मुद्रा का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है कि हम निर्यात कम कर पाते हैं और आयात अधिक कर लेते हैं। ऐसे में हमें जो लाभ होता है वो कम होता है हमारे देश को, और हानि जो होती है यानी खर्च जो होता है बाहर से वस्तुएं खरीद के अपने देश में लाने पे वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कम पैसे में उपलब्ध है तो हम ज़्यादा पैसा लगा के वहाँ से क्या करते हैं, खरीद लाते हैं, और यहाँ पर जो भी उन वस्तुओं को बेचता है तो वो पैसा कहाँ चला जाता है, उन देशों के लिए जाता है जिन देशों से वो वस्तुएं हम खरीद के लाते हैं। तो ऐसे में उन बाहर के देशों को अधिक लाभ होता है, हमारे देश को कम लाभ होता है। तो ये एक असंतुलन की स्थिति है। छठा पॉइंट देखिए, मुद्रा बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है। ये चीज़ आप देख लीजिए कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है तो क्या है, गरीब आदमी पहले मान लीजिए 20 रुपया था तो 20 रुपया उसकी आय थी और 5 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट मिलता था तो वो 4 खरीद लेता था, ठीक है। तो घर में ज़्यादा अच्छे से लोग खा पाते थे उसको। अब अगर मूल्य बढ़ जाएगा उस बिस्किट के पैकेट का, मान लीजिए 10 हो गया, 10 रुपये में अब बिक रहा है, तो वो 2 पैकेट लेके आ पाएगा। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि जब मूल्य बढ़ता है तो गरीब और मध्यम परिवार का जीवन स्तर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, देह व्यापार, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती हैं और समाज का नैतिक पतन होता है। अब जब व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा तो वो अपने पेट को भरने के लिए क्या करेगा, गलत काम करेगा। जिस तरीके से वो पैसे एकत्रित कर सकता है उस तरीके से पैसे एकत्रित करेगा। अब जब सही तरीके से उसके पास नौकरी नहीं है तो वो चोरी करता है, लूट मार करता है, ये सब। तो ऐसे में क्या होता है, समाज का नैतिक पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मूल्य वृद्धि कहीं ना कहीं जिम्मेदार है समाज के नैतिक पतन के लिए भी। तो इस प्रकार क्या है, मुद्रास्फीति रूपी जो मूल्य वृद्धि हमारे अर्थतंत्र में देखने को मिलती है वो क्या है, एक बाधक है, एक समस्या है, क्योंकि इससे देश का भला नहीं होता है। इसीलिए मूल्य वृद्धि को हमें क्या है, नियंत्रण में लाना है। यानी जो ये मूल्य बढ़ रहे हैं इनको हमें क्या है, रोकना ही पड़ेगा। इनको नियंत्रण में करना बहुत अति आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ देखो दिया गया है मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय दिए गए हैं। कैसे हम इसको मूल्य नियंत्रण को मतलब कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन चीज़ वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है जिससे मूल्य वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब पैसा बढ़ता जा रहा है, मान लीजिए आय कुल खर्च जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, पर वस्तुओं का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है। मान लीजिए आपकी आय पहले 20 रुपया थी, ठीक है, और बाज़ार में जो है 4 बिस्किट के पैकेट आपको मिल जाते थे। अब आपकी आय हो गई 25 रुपये या 30 रुपये हो गई, पर अभी भी उत्पादन कितना है, उतना ही है, 4 ही बिस्किट के पैकेट हैं। तो ऐसे में आपकी जब मूल्य वृद्धि बढ़ जाती है तो ऐसे में क्या होगा कि अलग अलग रुपए लोगों के पास 25 या 30 रुपये आ गए, उनकी सैलरी बढ़ गई, उनकी आय बढ़ गई। तो हर व्यक्ति चाहता है कि ज़्यादा बिस्किट के पैकेट मुझे मिले। तो ऐसे में क्या होता है, फिर जिसके पास वो बिस्किट के पैकेट हैं वो क्या करता है, उनका मूल्य बढ़ा देता है। कहता है भैया अब पहले हम 5 में दे रहे थे, अब जो 7 देगा हम उसको देंगे,
ठीक है। तो ऐसे में मूल्य वृद्धि बढ़ती है। इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार जो है वो दो कदम उठाती है। एक तो है वित्तीय कदम, ठीक है, और एक है आपका आगे चल के हम देखेंगे राजकोषीय कदम। अब वित्तीय कदम किस प्रकार उठाती है तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है कि भारत की मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। इससे वस्तुओं की मांग घटने से क्रमशः मूल्य घटते हैं। सरकार ये कहती है कि हम क्या करते हैं कि जो हम नई मुद्रा बनाते हैं या जो भी हम पैसा क्या करते हैं लोगों के पास है, सरकार उसको बैंक के माध्यम से क्या करती है, बाजार में कम उपलब्ध कराती है, ठीक है। यानी बैंक पैसा लोगों तक पहुंचने नहीं देगी, बल्कि लोगों को लुभाने का काम करेगी कि उनके पास जो पैसा है वो लाके बैंक के पास रख दें। जैसे कि अगर उनके पास लाके रखेंगे तो उन्हें सेविंग पे जो इंटरेस्ट ब्याज मिलता है वो ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। तो लोग चाहेंगे बैंक हमें ज़्यादा ब्याज दे रही है, चलो बैंक के पास रख देते हैं। और बैंक क्या करेगी, जो लोन दे रही थी वो लोन को क्या करेगी, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत महंगा लोन दे रहे हैं, तो हम इनसे लोन लेंगे ही नहीं। तो ऐसे करके क्या करती है, पूरी अर्थव्यवस्था में जो बैंक होती है वो मध्यस्थ का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है सरकार और लोगों के बीच में। और वो क्या करती है, जो भी वित्त खर्च हो रहा है उस पर अंकुश लगा देती है, जिससे क्या होता है, लोगों की जेब में जब पैसा कम होगा तो वो लोग कम चीज़ों की मांग करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो यहां दिया गया है, वही चीजें समझाई गई हैं कि मध्यस्थ बैंक द्वारा ऋण नीति में ब्याज ऊंची कर दी जाती है, जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूंजी निवेश या सट्टा की ये निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर जो होती है, बचत ब्याज की दर जो होती है वो बढ़ने से लोगों की बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद हो जाती है और नफाखोरी पर अंकुश लगता है। जो मैंने अभी आपको समझाया पॉइंट वही है ये पॉइंट कि ब्याज क्या करेगी, जो बचत, यानी अगर आप पैसा ला के बैंक को देंगे तो बचत खाते में अगर आप रखते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में रखते हैं या किसी भी तरीके से अगर बैंक के पास आप पैसा रख देंगे तो वो आपको जो पैसा आप रखेंगे उस पर जितना ब्याज होगा उसको वो बढ़ा देती है कि हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे अगर हमारे पास पैसे आप रखते हैं। और अगर आप लोन सरकार बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको पैसा चाहिए आपसे, लोन लेना चाहते हैं हम आपसे, तो वो क्या करते हैं, ऐसे में लोन की जो इंटरेस्ट होता है उसको बढ़ा देंगे वो। और जब वो बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि सर लोग कहेंगे यार ये बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत लोन पे बहुत ब्याज देना पड़ेगा हमें, तो ऐसे में वो पैसा नहीं लेते हैं। और जब वो पैसा लेते नहीं है, उनके अंदर बचत की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, वो पैसा बैंक के पास जमा कर देते हैं, तो उनके पास पैसे की कमी हो जाती है। जब पैसे की कमी हो जाती है तो वो अनावश्यक चीज़ें जो खरीदते हैं उनको वो खरीदेंगे नहीं, ठीक है। और फालतू का जो पैसा इधर उधर सट्टा वगैरह में, सट्टाखोरी में या अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीद के संग्रहखोरी जो करते हैं उसमें जो लगाते हैं वो फिर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वो पैसा होगा ही नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट देखो कहता है कि बैंक दर में वृद्धि होने पर, ठीक है, क्या होता है, बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है, यानी जो ब्याज देते हैं तो वो बढ़ा देते हैं, जिससे ऋण की मात्रा घट जाती है, यानी लोग कम लोन जो है वो खरीदते हैं। ब्याज दर बढ़ने पर सट्टाखोरी में अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आ जाता है, जिससे पूंजी सृजन की दर बढ़ती है और नए धंधे रोजगार के क्षेत्र खुलते हैं। अब सरकार क्या करती है, बचत वाला जो मैंने आपको बताया कि सरकार कहती है कि अगर हमारे पास आप पैसे लाके बैंक में रखेंगे तो हम आपको इस पर ब्याज अधिक देंगे आपको। तो जब ज़्यादा पैसा सरकार बैंकों के पास बुला लेती है तो वो बैंकों के पास पैसा इकट्ठा हो गया, तो बैंक के पास जितना पैसा इकट्ठा हुआ है सरकार क्या करेगी, उस पैसे का उपयोग करती है नए धंधे और रोजगार स्थापित करने में। तो ये चीज़ है तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट देखो कहते हैं बैंकों की नगद आरक्षित मात्रा में जब वृद्धि होती है तो व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है और कर्ज कम हो जाता है। यानी अब आपका क्या है, कर्ज कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, तो ऐसे में ये दिया गया है कि जो भी बैंकों के पास नगद आरक्षित आ जाती है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो प्राइवेट बैंकें जितनी भी होती हैं, जो व्यापारिक बैंकें होती हैं, वो उनका काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। पर सरकार का नियम है कि आपको लोन इतने पे ही देना है। तो फिर क्या होता है, उनके पास पैसा इकट्ठा रहता है, ठीक है, उन पर अंकुश लगता है, उन पर पैसा ज़्यादा इकट्ठा रहता है। अब वो देते हैं कि आप ले जाइए लोन पर। लोन की रेट किसने निश्चित की है, सरकार ने की है कि आप इतने से कम पे नहीं देंगे। तो ऐसे में लोग व्यापारिक बैंकों से भी लोन नहीं लेते हैं। तो ऐसे में व्यापारिक बैंकें जो अपना लाभ कमाने के लिए लोन देती हैं वो फिर नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में जो कर्ज होता है वो कम हो जाता है, सरकार के पास पैसा आ जाता है, वो उसको चुकाते रहते हैं। फिर पाँचवा पॉइंट देखो दिया गया है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
बिक्री करके व्यापारी बैंकों की और लोगों की नगद आरक्षण में कमी आ जाती है। लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से, उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में रहते हैं। अब देखो यहाँ दिया क्या है, सरकार क्या करती है, आप लोगों ने सुना होगा कि इतने शेयर आपने खरीदे, शेयर आप कई बार ये शब्द सुनते हैं। तो सरकार क्या करती है, सरकार की भी बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो ऐसे में उनकी प्रतिभूतियां यानी उनके कुछ शेयर को क्या करती है, मार्केट में बेचती है कि जो भी इनको खरीदे। तो ऐसे में व्यापारिक बैंकों के द्वारा या जो सरकारी बैंक हैं उनके द्वारा क्या है, इस तरीके की प्रतिभूतियों का जो मूल्य है वो लगाया जाता है। तो लोग अपने उन शेयर को खरीदते हैं, प्रतिभूतियों को खरीदते हैं, और खरीदोगे तो आप सरकार को पैसा देंगे तभी आप खरीद पाएंगे। तो सरकार इस प्रतिभूतियों को बेचने के माध्यम से भी क्या करती है, लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेती है अपने पास। और लोगों के पास जब पैसा नहीं रहता है तो फिर वो क्या करते हैं, अपना जो फालतू का खर्च कर रहे थे वो खर्च जो है नहीं करते हैं। वो खर्च क्या होता है, आपका कम होता जाता है और मूल्य फिर अंकुश में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था राजकोषीय। अब राजकोषीय में नीति में देखो दिया गया है कि अर्थात देखो, राजकोषीय नीति अर्थात सरकार के सार्वजनिक आय व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति, यानी यहाँ पर आय व्यय की नीति, किस तरीके से खर्चा करना है, किस तरीके से नहीं करना है, कितनी आय होती है, सरकार कितना खर्च करती है, ये नीति होती है। फिर होता है आपका टैक्स, जो कर होता है, टैक्स को किस तरीके से बढ़ाए या घटाए जिस तरीके से वो मूल्य नियंत्रण में ला पाए। फिर होता है सार्वजनिक ऋण, यानी सार्वजनिक जो समाज को लोन दिया जाता है उसकी नीति में वो किस तरीके से बदलाव करे जिससे लोगों के पास जो पैसा है उसको हम अपने पास ले आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और ऋण में कितना बढ़ा दें, यानी लोन जो सरकार देती है उस लोन की ब्याज दर कितनी बढ़ा दे जिससे कि लोग सरकार से पैसा ले ही ना। ठीक है, तो इनमें बदलाव करके क्या करती है सरकार, फेरबदल करती है और मूल्य नियंत्रण लाने की कोशिश करती है। इसको हम सरकार की राजकोषीय नीति कहते हैं। चलिए इसमें देखो पॉइंट दिया गया है, सरकार जितना संभव हो वहाँ पर अपने खर्च में कमी करके, देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति घटाती है। अब देखो क्या है, सरकार जो है पहले मान लीजिए कोई टेंडर निकला कि इस सरकारी स्कूल में मान लीजिए इतने बोर्ड लगाने हैं आपको, या फिर यहाँ पर टेलीविज़न लगाना है, या यहाँ पर टाइल्स लगानी है, या कोई नई बिल्डिंग बनानी है। तो सरकार ऐसे में क्या करती है कि जब आप टाइल्स लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे तो वो पैसा सरकार को देना पड़ेगा। कर्म जो भी काम कर रहा है उसमें काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वो कंपनियां हों जिनके आप बोर्ड लेके आएंगे या टाइल्स लेके आएंगे तो उनको आप पैसा देंगे। तो सरकार क्या करती है, जब मूल्य वृद्धि होती है तो ऐसे कामों को रोक देती है। इसलिए रोक देती है कि ना वो काम कराएगी और ना सरकार को पैसा देना पड़ेगा इन लोगों को। तो ऐसे वित्त की आपूर्ति घटती है। ठीक है, यानी ऐसे में पैसा जो है सरकार कम कर देती है, वो इस तरीके के कार्य कराती नहीं है। फिर देखो दिया गया है, कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे इस उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। अब क्या है, आप जानते हैं कि टैक्स को सरकार ने बढ़ा दिया, अलग अलग चीज़ों पर टैक्स बढ़ा देती है। जैसे कि आप कहीं पर होटलों में आप खाना खाने जाते हैं वहाँ पर टैक्स बढ़ा देती है। आप शराब वगैरह ये क्या है, अनावश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन पर टैक्स बढ़ा देती है सरकार। बहुत सारी ऐसी अनावश्यक वस्तुओं पर क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। और टैक्स जब बढ़ता है तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मूल्य में जब वृद्धि हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीदना नहीं पसंद करते हैं, और जब खरीदेंगे नहीं तो पैसा नहीं जाएगा, लोगों की जेबों से निकलेगा ही नहीं, लोगों के पास रहेगा। तो ऐसे में क्या है, आपूर्ति को इस प्रकार भी जो टैक्स है उसको, कर जो है, कर की नीति के तहत भी इनके जो मूल्य बढ़ते हैं उनको रोकने का प्रयास करती है। लोगों के पास से वो पैसा निकलता ही नहीं है, क्योंकि अधिक मात्रा में जब वो बेचेंगे, अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदता है। फिर देखो दिया गया है, सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर तथा अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी, जिससे वस्तुओं की मांग घटेगी और अंत में मूल्यों में कमी होगी। अब सरकार क्या करती है, सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर, सरकार क्या करती है कि हम जो है लोन देंगे आपको, पर क्या है, आपको इतने बहुत अधिक मात्रा में ब्याज दर लगेगी आपको, तब हम लोन उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों में कोई फिर उनसे लोन लेता नहीं है। और अगर सरकार लोन देती भी है तो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जो कर रहा है उसको सरकार कम रुपए में क्या है, कम ब्याज दर पर क्या है, लोन उपलब्ध कराती है। तो ये चलता है। फिर सरकार कई योजनाएं लेके आती है, स्कीम लेके आती है, जैसे अनिवार्य बचत स्कीम जो है, योजना जो है, उसके तहत कि अगर आप हमारे पास पैसा लेके आएंगे तो इसमें आपको ब्याज दर जो है अधिक मिलेगी। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सरकार के पास यानी बैंकों के पास वो पैसा जमा करा देते हैं। तो इनके पास क्या होता है, पैसा
कम हो जाता है तो फिर ये अनावश्यक वस्तुएं जो खरीदते हैं वो फिर खरीदते नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो उसका मूल्य कम होगा कि भाई कम मूल्य कर देते हैं। मान लीजिए कोई 10 रुपये में दे रहा है तो हम नहीं खरीदते हैं, वही कहता है कि चलो भैया अब हम 10 में नहीं आपको 5 में दे रहे हैं, तो 5 में उस चीज़ को वो खरीद लेता है। ठीक है, तो ऐसे में मूल्य नियंत्रण करने के लिए सरकार कई बार क्या है, इस तरीके की नीतियों का पालन करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ तीसरा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है कि पूंजी निवेश पर अंकुश। ठीक है, पूंजी निवेश पर भी अंकुश लगाया जाता है। पूंजी निवेश पे किस प्रकार लगाता है कि अनावश्यक और मौज शौक की वस्तुओं के पीछे पूंजी निवेश घटे, इसके लिए लाइसेंस या परवाने यानी अनुमति लेने की पद्धति को लागू कर देती है सरकार। यानी जो अनावश्यक चीज़ें जैसे होटल है या कोई पार्टी वगैरह आपको करनी है, ठीक है, या बहुत या शराब वगैरह का उत्पादन जहाँ पर हो रहा है, या फिर आप कहीं टूरिज्म पर जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार क्या करती है, पूंजी निवेश को घटाने के लिए कह देती है कि आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लोगे तो आपको क्या है, लाइसेंस के लिए पैसा चाहिए, अब वो पैसा उतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें जो है, पद्धतियाँ जो हैं लागू करके सरकार क्या करती है कि जो शौक मौज की चीज़ें होती हैं उनकी मात्रा को कम कर देती है। फिर देखिए दिया गया है उत्पादकीय स्वरूप में कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पाद बढ़े, ऐसे में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। अब जैसे कृषि से उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं उनका उत्पादन बढ़ना चाहिए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ना चाहिए। ऐसे में सरकार क्या करती है, बहुत सारी किसानों के लिए योजनाएं लेके आती है जिनके तहत वो क्या करती है कि ब्याज दर को क्या है कम कर देती है, और लोगों से कहती है कि आप आइए कृषि उत्पादों पर। अगर आप देखते हैं कई बार हल या ट्रैक्टर वगैरह अगर आपको ख़रीदना है तो वो क्या है कम ब्याज दर पर आपको सरकार उपलब्ध कराती है, तो वो प्रोत्साहित भी करती है। ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृत्ति को उत्तेजित करके पूंजी सर्जन बढ़े, ऐसे प्रयत्न करती है सरकार। जो मैंने आपको बताया कि लोन क्या करती है, लोन अगर आपको लेना है तो वो बढ़ा देगी, तो क्या है आपका, आप लोन लेंगे नहीं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, सरकार बचत पे आपको ज़्यादा ब्याज दे रही है, तो फिर आप क्या करते हैं, वो पैसा लेते हैं और लोगों को बैंकों में जाके आप जमा कर देते हैं कि भैया लोन ज़्यादा मिलेगा तो जमा कर लीजिए आप इसको। तो इस तरीके से क्या होता है, सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है और फिर वो सरकार इस पैसे का उपयोग विभिन्न नए रोजगार धंधे चालू करने में लगा देती है। चौथा पॉइंट देखो दिया गया है मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। अब मूल्य नियंत्रण कैसे करना है, मात्रा नियंत्रण क्या है, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। सरकार क्या करती है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था। आप लोग देखते हैं राशन की दुकानें होती हैं, ठीक है, आपके पास राशन कार्ड होगा, सब लोग जानते हैं अच्छे से। तो मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूह रचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पीडीएस जिसको कहा जाता है, जो भारत में 1977 में लागू की गई। इसका उद्देश्य यह था कि समाज में जो निम्न वर्ग हैं, यानी जो कम आय, जिनकी आय कम है, जो कम पैसे कमाते हैं, उनको अंत्योदय, और एक होता है आपका बीपीएल कार्ड वाले, जो आप देखते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल होता है यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, जीवन यापन करने वाले लोगों को ये दो कार्ड बनाती है। कौन सा आपका, राशन के जो कार्ड बनते हैं वो ये दो तरीके के बनाती है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर कम आय वाले लोगों को आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं। कौन सी दुकानें, ये दिया गया है यहाँ पर FPSS, ठीक है, ये दुकानें होती हैं, राशन की जो दुकानें होती हैं उन्हीं को कहा जाता है FPSS। यहाँ पर क्या होता है कि इन दुकानों पर जो भी वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, उनका मूल्य अगर आप बाहर बाजार में जाके खरीदेंगे तो अधिक होता है, पर इन दुकानों से अगर आप खरीदते हैं तो क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव में काफ़ी अंतर होता है, और जितना अंतर होता है सरकार उस अंतर का जो पैसा होता है वो सरकार देती है। यानी आप अगर गैस का सिलेंडर बाहर से अगर आप लेते हैं तो आपको 700 रुपये में मिलता है, पर अगर आप इसके तहत किसी योजना के तहत आप लेते हैं तो आपको क्या है, सब्सिडी दी जाती है। आप जानते हैं 300-400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो सरकार बीच का जो पैसा होता है, क्योंकि कंपनियों को तो उतना ही है, पर वो बीच का पैसा जो है वो कौन देता है, सरकार दे देती है। तो इस तरीके की दुकानें भी भारत में 1977 से लागू की गई, और इस तरीके का सिस्टम चालू किया गया कि आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो क्या है, आपकी उपलब्ध होती रहें कम पैसों में। तो इस व्यवस्था की सफलता का आधार जो होता है वो अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रशासन और प्रामाणिक दुकानदारों पर होता है। कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने तो ये योजना लागू कर दी, पर ये सफल तभी होती है जब क्या है, वहाँ पर कार्य करने वाले जो दुकानदार हैं, ऐसी दुकानों पर काम करने वाले, वो अपना कार्य अच्छे से करें। ठीक है, तो क्या है कि लोगों को लाभ मिलेगा और कम
मूल्यों पर क्या है, वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी उपलब्ध हो पाएंगी लोगों को। और वो मूल्य नियंत्रण में भी ये जो दुकानें होती हैं या ये जो पीडीएस सिस्टम है आपका, तो ये जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है ये। तो ये क्या है, बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है किसमें, आपका मूल्य नियंत्रण में। 5वां पॉइंट देखो दिया गया है यहाँ पर, मूल्य नियंत्रण तंत्र। मूल्य नियंत्रण तंत्र देखो दिया गया है, संग्रहखोरी सट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा वह बाजार में आसानी से मिलती रहे, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। व्यापारियों से उसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 अमल में लाई है। जो व्यापारिक सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचे, उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्रवाई करके दंड दिया जाता है। संग्रहखोरी, कालाबाजारी, सट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट पासा के अधीन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तारी भी की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि संग्रहखोरी, सट्टाखोरी, इनको नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने क्या किया है, कुछ आवश्यक वस्तुएं, उनके मूल्य निश्चित कर दिए हैं। और अगर कोई दुकानदार उन निश्चित मूल्य पर अगर या उससे अधिक क्या है मूल्य पर अगर उन वस्तुओं को बेचता है, जितना मूल्य निश्चित किया गया है दुकानदारों को, उसी मूल्य पर उस वस्तु को उपलब्ध कराना है लोगों को। अगर कोई दुकानदार अधिक मूल्य पर उस वस्तु को बेचता है तो उसके अगेंस्ट में जो पासा एक्ट दिया गया है वो एक्ट लगाया जाएगा और उसके तहत क्या है, उस पर जो है कार्रवाई करेगी सरकार, उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो ये कुछ हैं। इस प्रकार क्या है, मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय जो हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग नहीं हैं, परंतु परस्पर आधारित हैं। इससे छिटपुट 1-2 कदम उठाने के बदले सर्वाग्राही कदम उठाए जाएंगे तो निर्धारित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, कौन सा वित्तीय कदम और आपका राजकोषीय कदम, पर ये दोनों कदम एक दूसरे से मिले जुले हैं। ठीक है, अगर सही से इनको लागू किया जाता है तो हम क्या है, मूल्य वृद्धि को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा